नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के हिंदी प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। कल मैंने बात की थी आपसे वर्ण से रिलेटेड प्रश्नों की, तो आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्ण से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, आज मैं बात कर रहा हूं, कल मैंने आपको 40 प्रश्न करवा दिए थे, आज मैं उसके आगे ले चलता हूं आपसे प्रश्न नंबर 41। आज मैं बात कर रहा हूं उससे अगले प्रश्नों की। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न आ रहा है। ऐसी ऐसी कौन सी मात्राएं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। ऐसी दो मात्राएं हैं, ऐसी दो मात्राएं जो इनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, मात्रा, आप जानते हैं स्वर, हिंदी में मात्राएं किसकी लगाते हैं हम, स्वरों की। तो हिंदी में मात्रा किसकी लगती है, स्वरों की मात्राएं लगती हैं। तो कुल मिलाकर स्वर होते हैं 10, पर मात्राएं क्षमा कीजिएगा, कुल मिलाकर स्वर होते हैं 11। और तो देखिएगा, इसी हालत में ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो याद कीजिए, कल मैंने आपको बताए थे अयोगवाह वर्ण। कौन से बताए थे, अयोगवाह वर्ण। ध्यान लीजिएगा, आता मतलब नहीं, योग होता जिनका, ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में। तो ये अयोगवाह वर्ण हिंदी में होते हैं कितने, 2। और ये कौन कौन से होते हैं, तो अभी ये होते हैं आपके, एक तो अंग और एक होता है आपका अह। एक तो होता है अंग और एक होता है अह। तो अब ये इन दोनों स्वरों की, मतलब इन दोनों वर्णों की, ये स्वर नहीं है, ना स्वर है ना व्यंजन है, इन दोनों वर्णों की हिंदी में मात्राएं तो लगाई जाती हैं, पर इन दोनों को ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही विसर्ग। इस प्रकार से आप मात्राएं लगाते हैं, या तो लगाते हैं आप अनुस्वार के रूप में या फिर लगाते हैं आप विसर्ग के रूप में। तो इन दोनों वर्णों की हिंदी में मात्राएं तो लगती हैं, लेकिन इनको गिना नहीं जाता, ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, क्योंकि ये है क्या, अयोग, जिसका योग नहीं होता ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में। कल भी एक प्रश्न आया था ऐसा, तो अब देखिए वही प्रश्न इसने अपनी भाषा को परिवर्तित करके आपसे पूछा है। तो ऐसी दो मात्राएं कौन सी जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो ये अयोगवाह वर्ण की मात्राएं अंग और अह की, इसको इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग के रूप में लगाएंगे। ये रहा आपका उत्तर, अंग और अह। तो इन दोनों स्वरों की, इन दोनों वर्णों की मात्राएं तो लगाई जाती है, पर इनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये अंग और अह। ये कौन से वर्ण होते हैं आपके, अयोगवाह। कुल कितने हैं, ये 2, अंग और अह। और इसकी मात्राएं आप इस प्रकार से लगाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 42। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है ये प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है, ये है आपका संपर्क ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, संपर्क ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यंजन किसी ध्वनि के साथ में क्या होता है, संबंध होता है उसका। संपर्क ध्वनि मतलब जब कोई व्यंजन किसी ध्वनि के साथ उच्चारित होता है तो उसको संपर्क ध्वनि कहते हैं। तो अभी यहाँ पर ये म आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, म। तो ये जो म है, ये स के साथ भी संबंध है इसका, और ब के साथ भी संबंध। तो इस प्रकार ये जो संबल शब्द में आ रहा है आपके पास, ये म। संबल शब्द में क्या आ रहा है, ये म आ रहा है। तो ये म जो है, इसका संबंध म का संबंध स से भी है और इसका ब से भी है। तो ये 2 ध्वनियों से संबंधित है। कितनी ध्वनियों से संबंधित है, ये 2 से, एक तो स से और एक ब से। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, संपर्क ध्वनि कहेंगे, संपर्क ध्वनि। नया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यंजन जो 2 व्यंजनों से संपर्क रखता है, 2 ध्वनियों से संबंध रखता है। तो इस म का संबंध इस स से भी है और इसको ब से भी। आप बोलेंगे संबल, तो अब देखिए स के साथ मां बोला जा रहा है और ब के साथ भी मां बोला जा रहा है। तो ये कौन सी ध्वनि है आपकी, संपर्क ध्वनि। नया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, संपर्क ध्वनि। जब एक ध्वनि का संबंध दूसरी ध्वनि से होता है तो उसको संपर्क ध्वनि कहते हैं। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संपर्क ध्वनि। यहाँ पर थोड़ा टाइप गलत हो गया, इसको बोलेंगे संपर्क ध्वनि।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 43। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है बताइएगा। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजनों की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। अनुस्वार की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। अनुनासिक की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की सहायता से होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है वर्ण विश्लेषण। यहां पर क्या आ रहा है? वर्ण विश्लेषण। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण क्या है? ध्यान दीजिएगा, उद्यान शब्द का वर्ण विश्लेषण कैसे होगा? आपको बताया था पढ़ते समय, उ धन द धन य धन आ धन न धन अ, ये हो गया आपका उद्यान। देख लीजिए, उ धन द धन य धन आ धन न धन ये रहा उसका वर्ण विश्लेषण। वर्ण विश्लेषण का मतलब क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द में से मूल वर्ण और उसमें लगी हुई मात्राओं को अलग अलग करना वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये उद्यान शब्द है, तो इसमें मूल वर्ण कौन कौन से? द, य और न, और इसमें मात्राएं किस किस की लगी? उ आ और आ की। तो ये वर्ण विश्लेषण, उ धन द धन य धन आ, उद्यान। तो उद्यान शब्द का वर्ण विश्लेषण क्या हो जाएगा? ये। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45। मध्य स्वर है, मध्य स्वर कौन सा है? इसमें से ढूंढना है आपको मध्य स्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? जब आपकी जो जीभ है इसको 3 भागों में बांटा गया। अग्रभाग, ये जीभ की जो नोक होती है आगे वाली से अग्रभाग कहते हैं, बीच को मध्य भाग कहते हैं और कंठ से जुड़े हुए भाग को पश्च भाग कहते हैं। तो जीवा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए जीभ है, तो ऐसे हालत में ये तो हो गया आपका अग्रभाग, ये तो हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया पश्च भाग। तो आप इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था सरल सा आपको। मध्य भाग में आता है अ, मध्य भाग में क्या आता है? अ। फिर आप पीछे जाएंगे, पश्च भाग, फिर अग्रभाग, ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो आता है मध्य भाग में, फिर चले जाओ पीछे आ, फिर चले जाओ आगे की ओर ई, फिर चले जाओ पीछे की ओर उ। अब यहां पर री को नहीं लेना है, तो री के बाद कौन सा आ जाएगा? ए आई, और फिर आप चले जाओ पीछे की तरफ ओ। तो आप लीजिए इन सब में मध्य स्वर कौन सा आ रहा है आपका? ये अ। जीवा स्थान के आधार पर अ जो होता है वो मध्य स्वर होता है, अ। ये मध्य स्वर किसे कहेंगे हम? इस अ को। तो मध्य स्वर हो गया आपका ये अ। मध्य स्वर है कौन सा है? तो ये अ को मध्य स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार आ को, उ को और ओ को आप पश्च स्वर कहेंगे, और अग्र स्वर कौन से हो जाएंगे? ई और ए आई। तो ये कहलाते हैं आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर मध्य स्वर कौन सा है आपका? ये अ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46। श का उच्चारण स्थान है कौन सा है बताइए? ईचु यशानाम तालव्य, क्या सूत्र बताया था? ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालव्य, ईचु यशानाम तालव्य। तो अब ये जो ई है, ई एक तो ई हो गया जो किससे उच्चारित होगा? आपके तालु से उच्चारित होगा, पूरा का पूरा च वर्ग। एक ये या और ये श। तो ये क्या प्रश्न पूछ रहा है? श का उच्चारण स्थान कौन सा है? बता दीजिए कौन सा है? तालु या तालव्य? श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, तालु, जिसको हम कहते हैं तालु। ईचु यशानाम तालव्य। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 47। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कल मैंने बताया था आपको तरीका, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं?
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 1 3 5, और य र ल व और सभी स्वर क्या होते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण मैं लिख देता हूं यहां पर अल्पप्राण। और एक तरफ कौन से हैं आपके? महाप्राण। एक तो अल्पप्राण है और दूसरे कौन से होते हैं? महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर जोर ताकत लगाने पर कौन से किस वर्ण को ताकत लगाने पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और उसको तो कहेंगे हम, जिस पर ज्यादा जोर लगेगा उसको तो महाप्राण कहेंगे, और जिसमें कम जोर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। क्या बोलेंगे उसको? अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम जोर लगाना पड़े, महा का मतलब बड़ा जोर लगाना पड़े, तो वो महाप्राण और ये अल्प प्राण। अब ये कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, एक तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजनों में। फिर आगे यहाँ पर होते हैं य र ल व, और यहाँ पर होते हैं सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं या अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण एक तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, एक य र ल व, और सभी स्वर क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तथा श श स ह, ये होते हैं महाप्राण। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देख लीजिए इनके अलावा जो आ रहा है विकल्प में उससे निकाल देंगे हम लोग। ख दूसरा है महाप्राण होता है, चौथा है महाप्राण होता है, च छ ज तीसरा ये रहा, च छ ज झ ये भी महाप्राण। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज जो है वो कौन सा है? च छ ज तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण कौन सा होता है आपका? अल्पप्राण। तो कौन सा नहीं है महाप्राण? ये ज नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्गीकरण दे रखा है इन्होंने, पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, अग्र संवृत या पश्च संवृत। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कल आपको जीवा स्थान या मुखाकृति के आधार पर पहले तो मूल रूप से जीव को 3 भागों में बांटते हैं हम। पहले तो मूल रूप से किस जीव को कितने भागों में? 3 भागों में। तो आप देखिए, एक तो अग्रभाग, एक ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये तो हो गया आपका अग्र, ये हो गया आपका मध्य, और ये हो गया आपका पश्च। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और मुखाकृति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो एक तो हो गया ऊपर, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप देखिएगा, इनको नामकरण कर देते हैं। यह कहलाता है आपका संवृत स्वर। ये कौन सा कहलाता है? संवृत स्वर। यह कहलाता है अर्ध संवृत। संवृत के जस्ट पास वाला क्या कहलाएगा? अर्ध संवृत स्वर। एक होता है ये अर्ध विवृत स्वर, और एक होता है विवृत स्वर। एक कौन सा होता है? विवृत स्वर। अब आप देखिएगा, इनमें वर्णों को हम समाहित कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग के अर्धविवृत, मध्य भाग और अर्धविवृत का कौन सा आता है? पहला स्वर अ। इसके बाद पीछे की तरफ जाना है तो यहां पर चले जाएंगे आप आ, ये हो गया आपका आ। फिर आगे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ई। फिर पीछे जाना है, ये हो जाएगा आपका ऊ और ऊ। फिर आपको आगे जाना है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आई। ध्यान देना, री को स्थान नहीं देना है, तो ऊ के बाद डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है? ए आई। और फिर ए आई के बाद क्या हो जाएगा? ओ औ ई। ये जीवा स्थान या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर दिया मैंने। अब ये किसके लिए पूछ रहा है? तो ये बड़े ओ के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार का स्वर है? तो आप देख लीजिए, ये पश्च स्वर है। एक तो कौन सा है? ये पश्च स्वर। और किस रेखा में आ रहा है? ये संवृत पश्च स्वर। ऊ कौन सा हो जाएगा? संवृत पश्च स्वर। संवृत स्वर है और कौन सा है? पश्च है। ये रहा पश्च संवृत। कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? पश्च संवृत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये पश्च संवृत। दिख रहा है ना, पश्च में भी आ रहा है और संवृत स्वर में भी आ रहा है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऊ पश्च संवृत स्वर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49। संयुक्त व्यंजन ज्ञ से ज्ञान बनता है। कैसे बनता है? पहली बात तो संयुक्त व्यंजन होते क्या है? तो आपको बताए थे कल, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं।
वे व्यंजन जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे व्यंजन जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये जो ज्ञ है ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है। कुल मिलाकर होते हैं 4। तो आप देखिए कौन कौन से, आप देखिए एक तो होता है ये सक्षत्रिय वाला। सक्षत्रिय वाला आप कैसे बनाते हैं, तो का धन श से मिलकर, किससे मिलकर बनता है, का और श से। फिर इसके बाद आप देखिए ये ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान आप कैसे बनाते हैं, ज और य से मिलकर। फिर होता है एक त्रिभुज वाला त्र, तो ये त्र कैसे बनाते हैं आप, त और र से मिलकर। दो व्यंजनों का मेल हो रहा है, भिन्न भिन्न व्यंजन मिल रहे हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और एक और होता है आपका श्रीमान वाला श्र, ये श्रीमान वाला श्र ये कैसे बनता है, तो ये श और र से मिलकर बनता है। अब ये प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, ज्ञ से ज्ञान, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ से ज्ञान किससे बनता है, देख लीजिए किससे बन रहा है, ज और य से मिलकर। ये रहा आपका उत्तर, ज और य। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है, ज और य से मिलकर। ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर, ये रहा ज और य। बाकी अन्य ये है, क्षत्रिय वाला बनता है का और श से मिलकर, त्र बनता है ता और र से मिलकर, श्रीमान वाला श्र बनता है श और र से मिलकर। तो यहां पर ज्ञ से ज्ञान किससे बनेगा, ज और य से मिलकर। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 50। ल और स, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो आप इसके लिए मैंने क्या सूत्र बताया था आपको, री तुलसा नाम, ली तुलसा नाम दंते, ली तुलसा नाम दंते। ध्यान दीजिएगा इससे कौन कौन से स्वर निकल रहे हैं, कौन कौन से वर्ण निकल रहे हैं, री, तो ये री संस्कृत का स्वर होता है, हमारी हिंदी का काम नहीं है इसमें। फिर आगे यहाँ पर तू से हो जाएगा पूरा का पूरा त वर्ग। फिर यहाँ पर आ रहा है ल, तो ल से हो जाएगा ल, और ये सा आ रहा है तो स से हो जाएगा स। ये सारे वर्ण जो हैं वो किससे उच्चारित होते हैं, आपके दंते की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ये पूछ रहा है किसके बारे में, ल और स, किसके बारे में पूछ रहा है, ल और स के बारे में। तो किससे उच्चारित हो रहा है, दंते या दंत, ये रहा दंते। ल और स किससे उच्चारित होंगे, आपके दंते की सहायता से। उच्चारण स्थान क्या है आपका, दंते। ध्यान देना ल और त को बोलते समय आपकी जीवा जो है वो दांत जो है वो रोक, बोल के देख लीजिए, त थ द ध न, जीभ आपकी दांत जो है वो जीभ को रोक रहे हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो जीभ बाहर निकल जाएगी, आप इन वर्णों को नहीं बोल सकते। तो ये जो त वर्ग ल और स का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा आपका, दंते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दंते। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 51। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या हा पर लगा हुआ ये र, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, हर्ष स्वर कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताया था मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब होता है समय, स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, के आधार पर स्वरों को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। आगे एक तो होते हैं ये ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर। एक होते हैं आपके कौन से, दीर्घ स्वर, और एक होते हैं कौन से, प्लुस स्वर। एक होते हैं हमारे पास कौन से, प्लुस स्वर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर्ष या लघु स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर, तो वो कहलाते हैं हर्ष स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अ, छोटा ई, उ और ये री, ऋषि वाला 4। तो कुल मिलाकर हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये उत्तर तो ये हो गया आपका 4। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 होती है, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर होते हैं कितने मात्रा के आधार पर, 7 होते हैं। कौन कौन से, तो इनके अलावा जो बच गए वो सारे दीर्घ स्वर है, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई और ओ, औ। ये सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर या मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, बोलने में जो समय लगता है उस आधार पर, किसको बोलने में अधिक समय लगता है, किसको बोलने में कम लगता है, और किसको बोलने में सबसे ज्यादा लगता है। तो ऐसे हालत में हर्ष स्वर, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। मैं कहूंगा कि 1 मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक स्वर। फिर कहें दीर्घ स्वर, तो हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। द्विमात्रिक भी कहेंगे इनको, दीर्घ स्वर भी कहेंगे इनको, गुरु स्वर भी कहेंगे। और एक होते हैं प्लुस स्वर,
वे स्वर जिनको बोलने में सर्वाधिक समय लगता है, वे स्वर जिनको बोलने में सर्वाधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। पर इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इनका प्रयोग स्वेदिक भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में होता है। जैसे आप कोई भी शब्द लिखे, आपने बोल ये रा लिखा और ये 3 लिखकर लिख दिया यहाँ पर म राम, रा को आपने 3 बार बोला, तो ये सबसे ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मात्रा के आधार पर ये 3 स्वर होते हैं। मात्रा कहें या स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं, के आधार पर तो ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता दीजिए कितनी है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं यहाँ पर, 4, ये रे 4। कौन कौन से, आ, ई, उ और री। इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने, कुल वर्ण कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछे वर्णमाला में, तो वर्णमाला में होते हैं 44। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की वर्णों की संख्या कितनी है, कुल 44। अभी मैं आपको यहाँ पर बताया था कुल वर्ण होते हैं यहाँ पर कितने, 52। अब ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो अभी एक तो होते हैं वर्णमाला में होते हैं कितने, 44। अब ये 44 जो होते हैं इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, तो एक तो होते हैं स्वर जो होते हैं 11, एक होते हैं व्यंजन जो होते हैं कितने, 33। व्यंजन होते हैं 33। तो वर्णमाला में कितने हो गए, 44 वर्ण। फिर इसके बाद होते हैं दूसरे संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन, क्षमा कीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, क्षत्रज्ञ, श्र और ज्ञ, क्षत्रज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। फिर 2 होते हैं उत्क्षिप्त, 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जिनको हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, इनको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। ये है आपके 2, ढ और ढ, बिंदी वाले, ढ के नीचे बिंदी लगी हुई, ढ के नीचे बिंदी लगी, ढ ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन। झटके से ऊपर नीचे नीचे आती है उच्चारण करते समय। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते में जीवा झटके से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ढ ढ, तो और ये बिंदी वाले हैं दोनों, ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और 2 होते हैं यहाँ पर अयोगवाह, 2 कौन से होते हैं, अयोगवाह वर्ण, इनको वर्ण कहेंगे क्योंकि ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, अंग और अह। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में हिंदी में कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, कितनी लिपियां हो जाएंगी, कुल 52। अब वर्णमाला में पूछे तो कितने, 44। लेकिन ये पूछ किसके लिए रहा है, कुल पूछ रहा है, इसने कहीं नहीं लिखा वर्णमाला। कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो 100% कितनी है, 52। कितनी वर्ण लिपियां हमारी हिंदी में, 52। और इनका वर्गीकरण मैंने ये बता दिया। 44 वर्ण, तो वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रज्ञ और श्र, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, ढ ढ बिंदी वाले, और 2 अयोगवाह है, अंग और अह। तो कुल मिलाकर हिंदी में कितनी लिपियां हो जाएंगी, कुल वर्ण लिपियां कितनी हो जाएंगी, ये 52। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। बहुत अच्छा, अब यहां पर देखना है आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्णमाला जो होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। अब एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, एक तो क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। ता, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है, 5 वर्गों के पांचों व्यंजन, अर्थात कुल मिलाकर 5 वर्ग, और कुल मिलाकर एक वर्ग में कितने होते हैं, 5, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 25। ये तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर मैंने बताए थे आपको 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 4 होते हैं कौन से, अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से, या, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ। फिर इसके बाद 4 बताए थे मैंने ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से हैं ये, श, श, स, ह। लेकिन यहां पर एक पूछ क्या आ रहा है, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं। तो ऐसे व्यंजन जो स्पर्श भी हैं, 25 में भी आते हैं, और वो संघर्षी भी है। तो ऐसे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके च वर्ग, च, छ, ज, झ और ये य।
ये क्या होते हैं आपके च वर्ग, ये स्पर्श में आते हैं, इन 25 व्यंजनों में आते हैं ये स्पर्श व्यंजन का च वर्ग, का च टा ता प, तो च वर्ग है पूरा, स्पर्श तो होते ही, लेकिन साथ ही साथ ये संघर्षी भी होते, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, संघर्षी भी होते हैं। तो च वर्ग को, पूरे के पूरे च वर्ग को, स्पर्श तो है ही सही, साथ साथ इनको संघर्षी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप च का उच्चारण करके देखिए, च छ ज झ य, तो आप देख रहे हैं ऐसी हालत में आपकी जीवा जो है वो क्या कर रही है, तालु पर रगड़ खा रही है, संघर्ष कर रही है। क्या कर रही है? तालु पर रगड़ खा रही है, संघर्ष कर रही है। तो ये च वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी कहलाता है, पूरा का पूरा च वर्ग क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी। तो इनमें से कौन सा आपको ढूंढना है, कौन सा? तो आप देखिए च वर्ग का कौन सा है, ये च छ ज, ये आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। अगर वो केवल संघर्षी या उसमें पूछ रहा है तो चार ही बताने, श श श श श स ह, लेकिन वो स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है तो ऐसा व्यंजन जो स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, तो फिर ये च वर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये च। तो ये स्पर्श संघर्षी। आप देख रहे हैं इसमें कौन सा उत्तर है आपका? ये ज, च वर्ग में आ रहा है, तीसरा वर्ण ज, इस प्रकार स्पर्श संघर्षी हो जाएगा ये ज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 54। निम्न में से कौन सा व्यंजन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? वापस रिपीट हो गया ये प्रश्न, अभी बताया था जस्ट। कौन सा है स्पर्श संघर्षी? ये ज। तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर भी यही हो जाएगा। 53 पर भी यही आया, 54 पर भी यही आया। स्पर्श संघर्ष अभी समझाया था पिछले प्रश्न में। स्पर्श संघर्ष सेम प्रश्न आ गया। 54 भी इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका। ये स्पर्श संघर्ष कौन सा है? ज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 55। ट ठ, ट और ठ, ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? बहुत बढ़िया, ये साहित्य से पूछ लिया प्रश्न। काव्य के किस गुण से है? काव्य गुण, काव्य गुण किसे कहते हैं? जिस प्रकार अब ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम गुण, काव्य गुण कहते हैं। अभी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक तो ओज गुण, एक माधुर्य गुण और एक प्रसाद गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा ये जो ट ठ ड ढ, अब लड़ाई झगड़े वाले ट ठ ड ढ बोल रहे हैं तो लड़ाई झगड़े वाले वर्ण, और ऐसा प्रयोग होता है ओज गुण में। किसमें होता है? ओज गुण। मतलब ऐसे कई युद्धों से संबंधित या वीरतापूर्ण जो रचनाएं लिखी जाती है हिंदी भाषा में, काव्य लिखा जाता है, उसमें अभी ओज गुण का प्रयोग होता है। तो ऐसे हालत में लड़ाई झगड़े वाले सारे ट ठ ड ढ, तो ये सारे के सारे किस गुण की विशेषताएं, किस गुण में आएंगे? ये ओज गुण में आएंगे। थोड़ा हटकर प्रश्न दे दिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न ध्यान रखिएगा। ट ठ ड ढ, ये जब इसका संबंध काव्य के किस गुण से? तो ओज गुण से। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है अगला, प्रश्न नंबर 56। ध्यान दीजिएगा, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अब ये सामान्य भाषा में कहूं तो जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण आप किसकी सहायता से करते हैं? स्वरों की सहायता से। व्यंजन कहते किसे? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ऐसी हालत में आप इनको कहते हैं मात्रा। एक तरह से क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे आपने व्यंजन वर्ण लिखा का नहीं है, ये व्यंजन वर्ण है ये, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको वर्ण कहेंगे। अब आपने देखिएगा इसमें जैसे मान लीजिए आपने आ लिखा, तो अब आप इसको बोल पाएंगे का, बोल पाएंगे का। अब आप इसको बोल रहे हैं आप का, तो साथ में आ की ध्वनि भी आ रही है। अगर आपने यहाँ पर इस आ की जगह अगर यहाँ पर लिखा है ई, बड़ा ई, तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? की। बताओ आई की नहीं आई साथ में ध्वनि। तो स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, क्या जुड़ता है? मात्राएं जुड़ती है। कौन सा रूप जुड़ता है? मात्रा। अब इनमें सबकी मात्राएं होती तो ये मात्राएं जुड़ जाती है। तो स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा के। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर ढूंढना है आपको कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिएगा,
व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सघोष होते हैं। फिर व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है, पहला, दूसरा और 3s। बिल्कुल ठीक है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां है, समस्त स्वर घोष ध्वनियां है। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ये सभी विसर्ग सघोष है। नहीं, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य कथन। तीनों सही है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है। बिल्कुल ठीक है। और समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। बिल्कुल, सारे स्वर क्या होते हैं? घोष, सघोष होते हैं। लेकिन सभी विसर्ग सघोष है नहीं, गलत। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी विसर्ग सघोष है। ये यहाँ पर असत्य कथन आपने पकड़ लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन हैं। नासिक के व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, नासिक के व्यंजन होते क्या है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो नाक से अधिक बाहर निकलती है। मुख से तो निकलती है, लेकिन साथ साथ नाक से अधिक बाहर निकलती है। तो इन्हीं व्यंजनों को हम नासिक के कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नासिक के। और इन्हें कहते हैं अनुनासिक। नासिक के कहते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं हम? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो ये होते कौन है? अब ये होते हैं आपके कौन से? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचमा अक्षर। प्रत्येक वर्ण का कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर। अब कौन कौन से? ये प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। इन 5 वर्गों की जो प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो होता है वो नासिक या अनुनासिक कहलाता है। तो अब ये क वर्ग का कौन सा होता है? 5वां, ये अंग। क वर्ग का कौन सा होता है? ये 5वां अंग। फिर आता है च, तो च वर्ग का 5वां कौन सा होता है आपका? ये य। फिर आता है क, च, ट का 5वां क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। फिर एक होता है त वर्ग का कौन सा होता है? न। और फिर एक होता है प, फ, ब, भ, म। तो इसका होता है पंचम वर्ण कौन सा? म। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों के जो पांचवें व्यंजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नासिक या अनुनासिक बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो अब ये प्रत्येक वर्ग के 5 के हो गए पंचम वर्ण। देख लीजिए, इसमें से ये रहा त वर्ग का 5वां न। तो पंचमा अक्षर क्या कहलाएगा? नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ये न। प्रश्न नंबर 59। श का उच्चारण स्थान। फिर आ गया वापस प्रश्न श। ध्यान दीजिएगा, ईचु यशा नाम तालव्य बताया था, आगे आया था पहले भी ये प्रश्न, ईचु यशा नाम तालव्य। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है आपका? ये तालु। ईचु यशा नाम तालव्य। तो श का उच्चारण स्थान कौन सा है आपका? ये तालु। आगे आ चुका है एक बार ये प्रश्न। हमारा है प्रश्न नंबर 60। फ का वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो अभी ये फ किस वर्ग में आता है? प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। तो प वर्ग के लिए क्या सूत्र बताया था? उपुप धियनाम ओष्ठे। क्या बताया था? उपुप धियनाम ओष्ठे। कौन कौन से? उ और प वर्ग। ये किससे उच्चारित होंगे? एक तो उ स्वर है उ, और एक हो जाएगा प वर्ग। तो अब ये प वर्ग, ये फ किस में आता है? इसी प वर्ग में आता है। तो देख लीजिए ये कौन सा है? ओष्ठे। उपुप धियनाम ओष्ठे, ओष्ठ। फ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? ये ओष्ठ या ओष्ठे। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 61। प्लुस स्वर कौन सा है? आपको देखना है इसमें से प्लुस स्वर कौन सा है। सामान्यतः देखिएगा, प्लुस स्वरों का प्रयोग मात्रा के आधार पर बताए थे आपको। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो हरस्व या लघु मात्रा, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रिक स्वर, या बोलो इसको
दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। और उसके बाद होते हैं तीसरे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो आप इसको हम 3 लिखकर, ये लिखा है 3 ओम। ओ को आपने कितनी बार बोला? 3 बार। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते। तो आप ओम, ओ को आपने 3 बार बोला, तो इस प्रकार ये हो गया ओम। ये हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। कौन सा है ये? ओम ओम बोलना है, नहीं गलत, आपको ओम प्लुत बोलना है। तो ओम, ये प्लुत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? ये वाला ओम। ये ओ लिखा है और ये 3 लिखा है। इस प्रकार के शब्द आपको संस्कृत में दिखाई देते। 3 लिखा है ओम। अभी आप लिखते हैं और भी नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। ओ को आपने 3 बार पढ़ा, ये प्लुत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये प्लुत। तो ऐसा शब्द कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ये ओ। ये हो जाएगा आपका प्लुत। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, सही ढूंढना है आपको। तो देख लीजिए, स दंते, ली तुलसा नाम दंते, बिल्कुल यही ठीक है। ली तुलसा नाम दंते। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंते। ली तुलसा नाम, ता वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंते। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। देख लो आप लोग, अभी का यहाँ पर लिखा है च इचु यशा नाम तालव्य, कंठे नहीं तालव्य होता है। इसके बाद श का उच्चारण होता है ऋतु शनाम मूर्धन्य, तालव्य नहीं होता, मुर्दा होता है। फिर यहाँ पर लिखा है श, तो श का इचु यशा नाम तालव्य, मुर्दा नहीं होता। उत्तर कौन सा सही है आपका? ये वाला स दंते। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो शुद्ध ढूंढना है। तो ये स तुलसा नाम दंते, बिल्कुल स दंते से उच्चारित होगा। इसका उच्चारण स्थान दंते, बिल्कुल शुद्ध है। बाकी तीनों गलत। प्रश्न नंबर 63। दृघ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दृघ वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद का हो या वर्ण विश्लेषण का हो। तो आप देखिएगा द, इसको इस प्रकार से करते हैं। द को हलन किया तो इसमें किसकी मात्रा निकली? देख लीजिए वहां पर री। द में किसकी मात्रा लगी हुई है? री की मात्रा। फिर अगला वर्ण आ रहा है, मूल वर्ण आ रहा है ग, और ग में किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की। तो दृघ, ये हो जाएगा इसका दृघ का वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद इसको आप कहते हैं। तो द धन री, द धन री, द धन री धन ग धन आ, ये आएगा इसका। यहाँ पर ये टाइप नहीं हुआ पूरा। द धन री धन ग धन अ, दृघ वो रहा। ग में भी आ की मात्रा है, वहां पर हलन थोड़ी है, तो दृघ, ये दृघ, ये हो जाएगा इसका उत्तर, दृघ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूरा टाइप नहीं हुआ यहाँ पर। गा के भी गा में भी किसकी मात्रा लगी हुई है? यहाँ पर आ की मात्रा लगी। ये यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है? अमात्रिक, ना, आ का मतलब नहीं, और मात्रा जिसमें कोई मात्रा नहीं है। देख लीजिए, कारखाना में आ की मात्रा लगी हुई है, अमिताभ में ई की है, ताकि आ की है। यहाँ पर कलरव, ये रहा शब्द कलरव, इसमें बताइए किसी की मात्रा नहीं लगी हुई। आ हर व्यंजन वर्ण में समाहित होता है, तो इसे हालत में इसमें कोई मात्रा नहीं। यहाँ पर च चाहना, आ और आ, ठीक है ना। तो किसमें नहीं है अमात्रिक, यानी किस शब्द में मात्रा नहीं लगी हुई? ये रहा कलरव, ये अमात्रिक शब्द। कौन सा है? अमात्रिक शब्द। जिस शब्द में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती उसे अमात्रिक कहते हैं। और आ की बात करें तो आ तो हर व्यंजन वर्ण में समाहित होता है, तो ऐसे हालत में आ को मात्रा नहीं गिना जाता। तो ऐसे हालत में अमात्रिक स्वर कौन सा शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? ये कल्प। थोड़े अलग तरह के प्रश्न, नए तरह के प्रश्न, क्योंकि अब देखिए परीक्षा में हमारा दिमाग वैसे शून्य हो जाता है, तो ऐसे हालत में ऐसे प्रश्नों पर जरूर जोर दिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अब आपको ढूंढना है इसमें से सही कौन सा है, कौन सा सही है। अब देखिएगा, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार बिल्कुल है, क्योंकि आपको बताया था कल वाले प्रश्न आया था पंचमा अक्षर के स्थान पर
अनुस्वार का प्रयोग करने की सलाह किसने दी थी? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो पंचमा अक्षर जो है उसकी जगह आप क्या लिख देते हैं? अनुस्वार। बिल्कुल सही है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, बिल्कुल होता है। अभी भी बताया नासिक के या अनुनासिक, बिल्कुल होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम, नाक से बहुत कम, नाक से तो ज्यादा निकलती है अनुनासिक। क्या बोल रहा है? अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम, नाक से ज्यादा निकलती है और मुंह से अधिक नहीं। ये हो जाएगा इसका, ये गलत। ये कौन सा है आपका? ये गलत है यहाँ पर। ये तो हो जाएगा आपका गलत। और दो सही है। कौन कौन से सही है? तो एक और दो। देख लीजिए इसमें केवल एक और दो सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही कौन से हैं? तो केवल एक और दो। तो ये तो गलत है। अनुनासिक में उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम नहीं, नाक से ज्यादा निकलती, तभी तो अनुनासिक है, नासिक के है वो। तो ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल ठीक है। वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, नासिक के होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कह रहा है अनुनासिक उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम, बहुत कम नहीं ज्यादा, नाक से बहुत कम नहीं ज्यादा, और मुख से कम कम हवा निकलती है, तो ये गलत है। इसका सही कौन सा है? एक और दो। बाकी ये तीसरा गलत। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 66। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते? नहीं होते। अघोष? अघोष होते ही नहीं है। पहला दूसरा त्रियस अघोष बिल्कुल नहीं होते। महाप्राण भी नहीं होते। दूसरा चौथा श श श। लेकिन अल्पप्राण होते हैं, बिल्कुल होते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण बताए थे आपको। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण एक तो अल्पप्राण होता है। फिर साथ में होते हैं य, र, ल, व, और फिर साथ में क्या होते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर भी क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण होते हैं, बिल्कुल होते हैं अल्पप्राण। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। दीर्घ भी नहीं, सभी स्वर दीर्घ नहीं होते। उसके बाद अघोष भी नहीं होते, महाप्राण भी नहीं होते। कौन से होते हैं? अल्पप्राण। सभी स्वर क्या होते हैं आपके? ये अल्पप्राण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 67। ए आई। आई किन दो स्वरों के मिलकर बनता है? किन दो स्वरों से मिलकर बनता है? देखिएगा ये जो आई होता है ये होता है आपका संयुक्त स्वर। ये क्या होता है आपका? संयुक्त स्वर। और हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 है और संयुक्त स्वर भी 4 है। जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का मेल होता है तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वर। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा संयुक्त स्वर 4 बता रहा हूं मैं, तो कौन कौन से? आ या आ या में जब आप ई या बड़ा ई जोड़ेंगे तो यहां बन जाएगा ए। ये भी अलग है और ये भी अलग है, भिन्न भिन्न स्वरों का मेल हो रहा है, ए बन गया। फिर आपने कहा कि आ या में आपने ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ा तो यहां बन गया आपके पास ये ओ। इसके बाद तीसरा संयुक्त स्वर कौन सा होता है? तो आ या आ में आप इस ए को जोड़ देंगे। अब उत्पत्ति हो रही है तो इसी क्रम से हुई है इनकी उत्पत्ति। पहले संयुक्त स्वर के रूप में ए बना है, फिर ओ बना है, फिर ये आई बनेगा। आ या में आपने इस ए को जोड़ दिया तो ये आई बन गया। फिर इसके बाद आ या आ में आपने इस ओ को जोड़ दिया, जो बनता जा रहा है इसको जोड़ते जा रहे हैं, जो बनता जा रहा है इसको आप क्या करते जा रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आपने ओ को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आपका औ। ये बन जाएगा आपका औ। तो संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं, ए ओ आई ओ। ये पूछ रहा है कि आई जो है वो किससे मिलकर बन रहा है? तो देख लीजिए यहाँ पर ये आई किससे मिलकर बना है? आ या आ में आपने क्या जोड़ा है? ए जोड़ा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक दे रखा, आ में आप ए जोड़ेंगे तो ये आई बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ प्लस ए क्या बनेगा? आई बनेगा, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित कौन सा वर्ण? प्रकंपित। ध्यान दीजिएगा ये प्रकंपित शब्द लिखा है यहाँ पर, प्रकंपित। प्रकंपित जिसको ही हम कंपन जात भी कहते हैं, प्रकंपित जिसको ही हम क्या बोलते हैं? कंपन जात। और इसे हम बोलते हैं लुंठित व्यंजन। इसे हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारित करते समय, बोलते समय
जीवा में कंपन होता है, कंपन होता है, प्रकंपन प्रकंपित होता है, या फिर कहीं लुंठित होता है, यानी कि आपकी भाषा में कहे तो वाइब्रेशन होता है। जब भी आप र वर्ण को उच्चारित करेंगे, बोल के देखिए आराम से, र, तो महसूस कीजिए आपकी जीवा में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो लुंठित प्रकंपित या कंपन जात व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका, ये र। आप र को बोलकर देखेंगे तो अवश्य यहाँ पर आपकी जीवा में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। तो ये कहलाता है आपका प्रकंपित, कंपन जात या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित कहें, कंपन जात कहें, या क्या कहें, लुंठित व्यंजन, कौन सा है आपका, ये र। आ रहा है, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। बार बार चर्चा कर चुका हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये मात्रा के आधार पर, किस आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब स्वरों को उच्चारण करने में लगने वाला समय के आधार पर स्वरों के मात्राओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या लघु मात्रा होती है, एक दीर्घ या गुरु मात्रा होती है, और एक प्लुत मात्रा होती है। जो तीनों क्या है, ये मात्रा है। क्या है ये, मात्रा। ये ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा या प्लुत मात्रा, तो ये क्या है, मात्रा। मात्रा का मतलब होता है समय, स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो ये ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुत मात्रा होती है। तो ये क्या है, मात्रा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत क्या होते हैं, तो ये मात्राएं होती है। 3 प्रकार की मात्रा। ह्रस्व मात्रा में सबसे बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ मात्रा में इससे दुगना समय लगता है, और प्लुत मात्रा में सबसे अधिक समय लगता है, जिसका प्रयोग आप संस्कृत में करते हैं। पिछले प्रश्नों में मैं चर्चा कर चुका हूं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 70। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 70। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं वर्णमाला। लिपि चिन्ह का मतलब क्या है, वर्ण। लिपि चिन्ह का मतलब क्या होता है, वर्ण। लिखावट, लिपि का मतलब क्या होता है, लिखावट। और लिखने के लिए आप किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहें, या वर्णों के निश्चित क्रम को कहें, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्या बोलते हैं, इसे वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों की सीक्वेंस, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्रम से बोले जा रहे हैं। इसी क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 71। श्री में किन वर्णों का संयोग है, सही विकल्प चुने। अर्थात श्री शब्द का वर्ण विश्लेषण क्या होगा। तो अभी श्री, ये श्रीमान वाला श्रा है, और ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो ये किससे मिलकर बना है, श धन र धन ई। अब ये श्र तो बना है श धन र धन अ, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें ई की मात्रा है तो फिर क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ई। श धन र धन ई, श्री। श धन र धन ई, ये रहा साधन राधन ई, अलग नहीं है यहाँ पर साधन राधन ई, ये हो जाएगा आपका वर्ण विश्लेषण। श्री का वर्ण विश्लेषण है साधन राधन ई। प्रश्न नंबर 72, 72। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, लिखावट, लिपि, क्या कहते हैं, लिपि। लिखावट को क्या बोलते हैं, लिपि। लिखने का तरीका, देवनागरी लिपि आपके हिंदी की। तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। एक तरह से मौखिक भाषा है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, लिखित भाषा। लिखित वर्ण है, लिखकर आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है, लिपि। क्या कहलाती है, ये लिपि कहलाती है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं आप, लिपि। लिखावट, लिपि कहते हैं।
आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 73। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मूलतः कुल वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी के वर्ण पूछ रहा है, वर्णमाला के नहीं पूछ रहा। मैंने पहले भी बताया आपको, वर्णमाला में पूछे तो कितने बताएंगे? 44। कितने बताएंगे वर्णमाला में? 44। कौन कौन से? तो एक तो स्वर जो कितने हैं? तो 11 हैं। दूसरे कौन से हैं? तो व्यंजन। व्यंजन कितने हैं आपके पास? 33। उसके बाद 4 होते हैं यहाँ पर आपके पास संयुक्त व्यंजन। 4 कौन से हैं आपके पास? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। शत्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद 2 होते हैं आपके पास अयोगवाह। अयोगवाह जिनको ना तो स्वर में गिना जाता है, ना ही व्यंजन में। अयोगवाह अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। और एक होते हैं यहाँ पर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कहो या ताड़नजात व्यंजन कहो, ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 8 और 44 कितने हो गए टोटल? 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। वर्णमाला में पूछे तो 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन। पर ये पूछ रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सारे वर्ण मूलतः कितने वर्ण है? तो मूलतः कितने वर्ण है यहाँ पर? 52। ये रहा इनका वर्गीकरण। 44 तो वर्णमाला में, 11 स्वर और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 2 उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुणी व्यंजन है। तो कुल मिलाकर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। प्रश्न नंबर 74। क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अभी बताया था संयुक्त स्वर। याद कीजिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त स्वर यानी भिन्न भिन्न स्वरों का मेल, और संयुक्त व्यंजन यानी भिन्न भिन्न व्यंजनों का मेल। तो अभी क्या, हिंदी में संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से? तो अभी एक तो होता है ए, एक होता है आपका आई, एक तो होता है ओ, फिर बना था ओ। एक के बाद कौन सा बना? ओ। फिर आगे आपके पास ये आई और फिर हो गया आपके पास ये ओ। तो हिंदी में ये 4 संयुक्त स्वर हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ओ, आई, ओ। क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से होता है। मैं बता चुका हूं पिछले प्रश्न में आपको, आ या आ में आप क्या जोड़ेंगे? ई या ई। बोलिएगा ये आ या आ है, इसमें क्या जुड़ रहा है? ई या ई। अलग अलग प्रकार के व्यंजन स्वर जुड़ रहे हैं, ये ए बन गया। फिर आपने कहा आ या आ में आपने जोड़ दिया ऊ या ऊ, तो अभी इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये भी अलग और ये भी अलग। फिर आपने कहा आ या आ में आप ये ए जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? आई। फिर आपने कहा आ या आ में आप क्या जोड़ रहे हो? ये ओ जोड़ रहे हो, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके सामने? ओ। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, ये भी अलग, ये भी अलग, ये अलग, ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग हो रही, इनका मेल हो रहा है, ये क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। कितने हैं? 4। और इनका निर्माण इस प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ए, ओ, आई, ओ। क्या कहलाते हैं ये? संयुक्त स्वर, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 75। 75। मुखावयवों के निकट आने से, मुखावयवों के, मुखा अवयव, मुख धन अवयव, मुख धन अवयव यानी मुख में जो उच्चारण के क्या है? अंग हैं। मुख अवयवों के मुख उच्चारण अंग कौन सा आपका? ये मुख। उसमें सारी चीजें तो कंठे, तालु, मुर्दा, दंते उस सब मुख में। तो ऐसे हालत में मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, बताया था ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं ये? स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
मुख मुख में जो उच्चारण अंग होते हैं, उच्चारण अंग जिनको हम मुख अवयव कहेंगे या मुख के अंग कहेंगे, वो क्या होते हैं, पास पास आते हैं। मतलब क्या होते हैं, पास पास आते हैं। स्पर्श, तो स्पर्श करके मतलब मुख से, मतलब जो फेफड़े से वायु आ रही है आवाज के साथ, वो वायु मुख के अंगों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं, तो ये 25 होते हैं। कितने हैं ये, 25। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्गों के पूरे 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन। जब आप इनको उच्चारित करते हैं तो वायु, जो आवाज ध्वनि आ रही है फेफड़े से आने वाली वायु जो है, वो मुख के अंगों को, उच्चारण अंगों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल संख्या कितनी है इनकी, 25। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्गों के पूरे 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 76। किस शब्द में व्यंजन द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। द्वित्व व्यंजन, याद कीजिए, द्वित्व व्यंजन कल बताए थे मैंने। द्वित्व व्यंजन कहो या इनको युग्मक ध्वनियां कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, या इनको ही क्या कहते हैं आप, युग्मक ध्वनियां। ऐसा व्यंजन जो एक ही शब्द में क्रमशः 2 बार आता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियां कहते हैं। तो ये कह रहा है कि द्वित्व का प्रयोग कहां नहीं हुआ है, ढूंढ लीजिए। यहां पर आ गया पक्का, का आ गया, यहां पे आ गया 80, सा आ गया, बच्चा में चचा आ गया, लेकिन ये राजा, आप देख रहे हैं यहां पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये राजा। का आ गया, द्वित्व है। सा आ गया, द्वित्व है। चचा आ गया, द्वित्व है, लेकिन यह राजा, राजा में कोई द्वित्व नहीं हो रहा। तो किसका प्रयोग, द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, इस राजा शब्द में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77। जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। अभी एक तो होते हैं संवृत स्वर, एक तो कौन से होते हैं, संवृत स्वर, एक होते हैं अर्ध संवृत स्वर, एक होते हैं अर्ध विवृत स्वर, और एक होते हैं विवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ, सबसे कम। अगर आप इन स्वरों को बोलेंगे संवृत स्वर, संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अभी संवृत स्वर है आपके पास, एक तो ई और एक है आपके पास ये ऊ, एक तो ई और एक ऊ, तो ये संवृत स्वर है। इनमें, इनको बोलने पर आपका मुख सबसे कम खुलता है। फिर अर्ध संवृत हो जाते हैं, तो अर्ध संवृत कौन कौन से हो जाएंगे, अभी एक तो हो जाएगा ए, एक तो हो जाएगा ए, और एक हो जाएगा ओ। ये क्या होते हैं आपके अर्ध संवृत स्वर होते हैं। फिर अर्ध विवृत, तो अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आई, एक आता है अ, और एक आता है औ। चार्ट्स के बनाकर आराम से निकाला था हमने। एक विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर में आता है आ, विवृत स्वर में क्या आता है, आ। तो आप लिखिएगा इस प्रकार, ये क्या पूछ रहा है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संवृत स्वर में सबसे कम मुख खुलेगा, फिर अर्ध संवृत में उससे अधिक खुलेगा, फिर अर्ध विवृत में उससे अधिक खुलेगा, और विवृत स्वर में सबसे अधिक खुलेगा। विवृत का मतलब ही होता है अधिक खुला हुआ, संवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ, और विवृत का मतलब अधिक खुला हुआ। तो आप लीजिए कौन सा स्वर है वहां पर, आ, अर्थात कौन सा, विवृत स्वर, ये रहा विवृत स्वर आ। अब आप बोलते हैं आ, पूरा मुंह फट जाता है आ। और आप देख रहे हैं ई बोलो, ई, ए बोलो, ओ बोलो, ए या आ या ओ बोलो, तो कम मुख खुलता है। लेकिन जब आप आ बोलते तो उसमें सर्वाधिक मुख खुलता है, और ये कौन सा स्वर होता है आपका, विवृत स्वर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विवृत। जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे हम क्या बोलेंगे, विवृत स्वर। और अगर पूछ ले कौन सा होता है, तो ये आ होता है। प्रश्न नंबर 78, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, अर्थात ब वर्ण कौन सा है।
ओष्ठे होता है बिल्कुल, उपपदीय नाम ओष्ठे प वर्ग में आता है। स्पर्श व्यंजन भी है, 25 में आता है। अल्पप्राण 1, 3, 5 तीसरा है, बिल्कुल है, लेकिन अघोष नहीं है। अघोष नहीं है क्योंकि अघोष तो पहला दूसरा ही होता है और ब तो तीसरा है। प ह प भ म, ये आपका प वर्ग, और इसमें आ रहा है ये तीसरे नंबर पर। कौन से पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर। अघोष तो पहला दूसरा होता है, तो ये तीसरे पर, ये नहीं होगा उत्तर इसका। फिर उपपदीय नाम ओष्ठे बिल्कुल है, प वर्ग में आ रहा है, स्पर्श में भी आ रहा है। अल्पप्राण भी होता है, 1, 3, 5 तीसरा हो गया। घास घोष, घोष भी होता है। कौन सा होता है? घोष, घोष या सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा है, बिल्कुल होता है। और निरानुनासिक, निरानुनासिक, निर्धन अनुनासिक, यानी नासिक के नहीं है, नासिक के तो 5वें, अनुनासिक कौन से? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे ये माँ है, यहाँ पर ना है, यहाँ है, ना है और अंग है, पर प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, तो ये निरानुनासिक है, बिल्कुल निरानुनासिक है, जो नाक की सहायता से नहीं बोला जाता, बिल्कुल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? ये वाला। ओष्ठे भी है, इसके बाद स्पर्श भी है, और इसके बाद आपने ये अल्पप्राण भी है, और घोष भी है, और निरानुनासिक भी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला। ओष्ठे, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरानुनासिक, ये बात। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? कोई एक वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान 3 वर्णों से भिन्न है, 3 का एक जैसा है और एक का अलग है, तो अलग कौन सा है? त वर्ग, ली तुलसा नाम दंते, त वर्ग में आएगा था, ये भी दंते है। इचु ऐसा नाम तालव्य, ये तालो है। त थ द, ये सारे तो ये त थ ध, त थ द ध न, ये तो होते हैं आपके कौन से? ली तुलसा नाम दंते। लेकिन यहाँ पर ये श जो होता है, ये कौन सा होता है? इचु ऐसा नाम तालव्य, ये होता है कौन सा आपका? तालव्य। तो ये श वर्ण जो है वो इन तीनों से भिन्न है, तीनों से अलग, इन तीनों से इसका उच्चारण स्थान अलग है। ता का, थ का और ध का तो दंते होता है, ली तुलसा नाम दंते, लेकिन यहाँ पर इचु ऐसा नाम तालव्य, श का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो ये आपका अलग है इन तीनों से। आगे आ रहा है आपके पास प्रश्न नंबर 80, अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में अर्ध स्वर कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। अंत में जाते जाते एक और बहुत अच्छा प्रश्न मिला आपको। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं इसको, इसको ही बोलते हैं संघर्षहीन। अर्ध स्वर व्यंजन या इसको ही क्या बोलते हैं हम? संघर्षहीन व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन वर्णमाला में दो व्यंजन ऐसे हैं जिनकी ध्वनि स्वरों के समान आती है। इनकी ध्वनि किसके समान? स्वरों के समान आती है। एक तो होता है आपका ये या, एक तो हो जाएगा आपका ये या, और एक हो जाएगा आपका ये व, या और व। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों व्यंजन इस प्रकार के हैं जिसकी ध्वनि स्वरों के समान उच्चारित होती है। अभी एक दो उदाहरण मेरे गुरुजी ने मुझे बताए थे। रेडियो, अब ये रेडियो आपको लिखना कैसा है? रेडियो, ये लिखना है रेडियो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो आप लीजिए यहाँ पर य की जगह ओ की जगह आपने किसका प्रयोग कर लिया? इस य का। क्यों कर लिया? क्योंकि ये य जो है इसकी ध्वनि ओ के समान आ रही है, और ओ क्या है? मूल रूप से स्वर है, तो ये अर्ध स्वर। यह और वह क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। अब ये मुझे और भी दूसरा उदाहरण बताया था, कोवा, कोवा। आप देखिएगा, आपने बताया को आ, लिखेंगे कैसे इसको? कोवा। ये गलत है, तो आप यहाँ पर आ लिखना है, लेकिन आप क्या लिख जा रहे हैं? वाह। तो आप ये आ तो स्वर होता है और उसकी ध्वनि वा के समान, आ के समान आ रही है वा की। तो इस हालत में ये जो व और ये जो य होते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपके अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर व्यंजन अर्ध स्वर कहलाता है, कौन सा है? ये रहा एक यह है, और एक कौन सा है इसके साथ? वाह। ये दो क्या कहलाते हैं? आपके अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें आप संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपके वर्ण से जुड़े हुए मैंने 80 प्रश्नों में आपके पास लेकर आया 2 भागों में। 80 प्रश्नों को मैंने आपको 2 भागों में करवाया।
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं क्लास पढ़ाते समय कि आप लोग हमेशा क्या करें, पहले पूरी थ्योरी अर्थात पूरे इसका उसको पूरी तरह से आप उसका अध्ययन कर लें, उसका रिवीजन कर लें, और फिर उसके बाद आप लोग उससे जुड़े हुए प्रश्नों का क्या करें, इस प्रकार से आप लोग रिवीजन करें। तो इन प्रश्नों को देखकर, इन प्रश्नों से आपका पूरी वर्णमाला, पूरे वर्ण, सारे वर्णों से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण सारे प्रश्न वो आपके यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं। आप अवश्य इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। अवश्य ही अपने प्रश्न, अपने वर्ण से जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको, जो आपने कक्षाओं में पढ़ा है उनको कंप्लीट करें, और फिर इन प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करें, इनका रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आप लोगों को प्रश्न करने की योग्यता ज्यादा से ज्यादा मिल सके। प्रश्न करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न करते समय कभी कभी हमें जो सामने उत्तर दिख रहा है वो भी हमें नहीं दिखाई देता, तो ये प्रैक्टिस करनी, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप अवश्य इनका अभ्यास कीजिएगा। आने वाली परीक्षा में अवश्य आपको वर्ण से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में देखने को मिले। धन्यवाद।